नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश के इस करंट अफेयर में और एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि 10 क्लास में मैं आपको पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल का, है ना, कंप्लीट करवा दूँगा। अब यहाँ पर 1 क्लास हम लोगों ने ले ली थी और आज इसकी दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग 1 जून 2024 से लेकर, है ना, 2025 तक, जून 2025 तक की संपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और ये रैपिड फायर होगा। याद रखिएगा, ये रैपिड फायर होगा। इसमें जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इस वीडियो को बार-बार देखेंगे, उतनी जल्दी ये चीज़ों को याद कर लेगा। आज थोड़ा-सा हमने चेंज किया है, स्लाइड सा चेंज किया है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी लगाए हैं, है ना, ताकि थोड़ा-सा बोरियत ना महसूस हो। वैसे तो बोरियत नहीं महसूस होती है, फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन लगा दिए हैं। कुछ विद्यार्थी, है ना, जैसे बैच में हैं जो वो कहते हैं सर ये सब हमने पढ़ लिया है ना, और बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी होती है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। और क्लास को आप सभी लोग जिस बैच में हो, जैसे जूनियर असिस्टेंट में हो, आरओ में हो, तो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं कि जूनियर असिस्टेंट का अलग है, स्टेनो का अलग है, यूपीपीएससी का अलग है, आरओ का अलग है। सबका एक ही करंट अफेयर है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी की क्लास को। याद रखिएगा, बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा, बीएचयू ने क्या किया है, एक लैब ऑन चिप तैयार करी है। बच्चों, क्या करी है? बीएचयू ने एक लैब ऑन चिप तैयार करी है, जो किसी भी बीमारी के प्रारंभिक लक्षण को प्रदर्शित कर देती है कि कोई भी व्यक्ति बीमार होने वाला है, उसको कौन सी बीमारी होने वाली है ना। ये चिप उस बीमारी का, है ना, पता लगा लेगी और बता देगी कि भैया ये इस बीमारी के लक्षण हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस यानी आईआईटी बीएचयू ने, है ना, के रिसर्चर ने लैब ऑन चिप उपकरण विकसित किया है, जो सटीकता के साथ प्रारंभिक चरण की बीमारियों का पता लगा सकता है। तो याद रखिएगा, लैब ऑन चिप, याद रखिएगा दोस्तों, लैब ऑन चिप किसने बनाई है? आईआईटी बीएचयू ने बनाई है। बोनी कपूर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा, बोनी कपूर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, है ना, इंटरनेशनल फिल्म सिटी चलाई जा रही है, या इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना बन रही है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो परियोजना बनाई जा रही है, वो किसके नेतृत्व में बनाई जा रही है, तो कहेंगे बोनी कपूर। याद रखिएगा, भारत में पहला NISCH का मामला, भारत का पहला NISCH का मामला, जिसको हम लोग कहते हैं, N से मतलब नवजात, I का मतलब है इचदियोसिस, S का मतलब है स्क्लेरोजिंग, और S का मतलब है स्क्लेरोजिंग और कोलंगाइटिस, C का मतलब है ना, और सिंड्रोम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि NISCH का मामला भारत में सबसे पहले कहां पर देखा गया, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो PGICH है, जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में देखा गया। तो उत्तर प्रदेश के कहां पर, उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे पहला NISCH का मामला देखा गया, तो आप कह देंगे PGICH नोएडा में देखा गया। अगला देखते हैं। अब जरा सा ये 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा। ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? तो पहले तो आपको ये याद हो गया कि लैब ऑन चिप आईआईटी बीएचयू ने बनाई है, जो बीमारी का पता लगाने में सक्षम है ना, किसी भी लक्षण से बीमारी का पता लगा सकती है। दूसरा बताया कि ग्रेटर नोएडा में जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना चल रही है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बोनी कपूर कर रहे हैं। NISCH का पहला मामला उत्तर प्रदेश नोएडा के PGICH में देखा गया, यानी कि चाइल्ड हेल्थ में आपका देखा गया। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं ताकि, है ना, भौकाल बना रहे और आप लोग भी जिंदा रहें, कम से कम आंसर दें। अदरवाइज क्या होता है कि आप लोग बस पढ़ लेते हैं, पता चला 400-500 लोग लाइव हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन लगाने के बाद क्या होता है, लोग आंसर देते हैं। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने औद्योगिक शहरों को मंजूरी प्रदान करी है? तो उत्तर प्रदेश के, तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत, है ना, क्या किया भैया? 12 शहरों को चुना है। कितने शहरों को दोस्तों? 12 शहरों को चुना है। अब इस 12 शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने हैं? तो इस 12 शहरों में बच्चों उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं? तो उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, एक है मेरे भाई आगरा और दूसरा है प्रयागराज। याद रखिएगा, 2 शहर हैं, आगरा और प्रयागराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2, है ना। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
आगरा और प्रयागराज। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस जिले में स्थापित होगा? नोएडा, आगरा, ग्रेटर नोएडा या प्रयागराज? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 30 जुलाई 2024 को बच्चों, 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना, जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना लोग, उनसे संबंधित विधेयक जारी किया है। उस विधेयक का नाम आपसे पूछा जाएगा। उस विधेयक का बच्चों आपसे नाम पूछा जाएगा। तो नाम क्या है भैया? तो 30 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक पारित किया, जिसको नाम क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक। याद रखिएगा बच्चों, इस विधेयक का नाम आपको पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक का नाम क्या है? तो ये याद रखना है आपको, है ना। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग की 24वीं, उत्तर प्रदेश वन विभाग की जो 24वीं ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रॉन्च यानी कि सारस कहां पर दर्ज किए गए? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो क्रॉन्च दर्ज किए गए वो इटावा में। कहां पर भैया? इटावा में। और इटावा के बाद क्या आएगा? तो इटावा के बाद आपका मैनपुरी आएगा। तो सबसे ज्यादा क्रॉन्च कहां दर्ज किए गए हैं? तो इटावा में। इटावा के बाद दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाता कि सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे मैनपुरी। जब सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जाएगा तो आप कह देंगे मैनपुरी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम, बच्चों क्या? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत टोटल 10,000 लोगों को चुना गया है और इनको क्या कहा जाएगा? पशु सखी। क्या कहा जाएगा भैया? पशु सखी। तो ऐसे 10,000 लोगों को पशु सखी कहा जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम ए हेल्प में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। कहां पर भैया? कौशाम्बी में। और जो कौशाम्बी है वो केले के लिए प्रसिद्ध है। अगर एक जिला एक उत्पाद योजना देखा जाए, एक जिला एक उत्पाद योजना देखा जाए, तो कौशाम्बी केले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि केले फाइबर के उत्पाद के लिए कुशीनगर प्रसिद्ध है। केला फाइबर उत्पाद के लिए कुशीनगर प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में कौशाम्बी जो था वो वत्स की राजधानी था। महाजनपद काल में वत्स की राजधानी क्या थी बच्चों? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी में जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम क्या है? कोई बताएगा? कौशाम्बी में जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, कोई बताएगा इसका नाम क्या है? अगला, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के बच्चों प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर पार्क, मैंने जैन धर्म में पढ़ाया है बेटा कि पालीताना मंदिर गुजरात में है, प्रभासगिरी मंदिर कौशाम्बी में है। याद करो, मैंने बताया था ना कि प्रभासगिरी मंदिर कहां पर है भैया? जैन धर्म का प्रभासगिरी मंदिर कौशाम्बी में है ना। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर यानी कि जो कचरा है उससे वंडर पार्क विकसित किया जाएगा। अगला देखते हैं बेटा, आपको पता है आईआईटी कानपुर और डीआरडीओ का, बेटा डीआरडीओ का इंडस्ट्रियल एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर, डीआरडीओ ने अपना इंडस्ट्रियल एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर कहां खोला है? कानपुर में। तो फिर और भी काम होगा क्या कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नया राडार और सैन्य परीक्षण, देखिए नया राडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो आईआईटी कानपुर में। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की तर्ज पर, लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम का नाम क्या है बच्चों? बताओ जरा सा, इकाना स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये भी बताओ। तो लखनऊ का इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर में, याद रखिएगा, गोरखपुर में भी नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में, किसके सम्मान में दोस्तों? नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और ये गोरखपुर का स्टेडियम जो होगा वो चौथा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा।
जो गोरखपुर का स्टेडियम है वो उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है और किसके सम्मान में? नरेंद्र हिरवानी जी के सम्मान में बनाया जा रहा है। गोरखपुर के नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके हैं? तो नरेंद्र हिरवानी वर्ष 1988 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आयांश बोल रहे हैं कि इकाना स्टेडियम का जो नाम है ना, वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। बेटा चौधरी चरण सिंह के नाम पर तो अमौसी एयरपोर्ट है। बेटा चौधरी चरण सिंह के नाम पर क्या है मेरे भाई? है ना, चौधरी चरण सिंह के नाम पर तो है ना क्या है? तो आप कह देंगे कि चौधरी चरण सिंह के नाम पे अमौसी जा एयरपोर्ट जो है लखनऊ का वो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये सुनिएगा, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024, जिसको कह रहे हैं लव जिहाद विधेयक। मैंने आपको देखो यहां पर बताया, मैंने दोस्तों यहां पर बताया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 30 जुलाई 2024 को पेश किया गया था। अब जरा सा इसके बारे में समझ लीजिए दोस्तों, इसके बारे में समझ लीजिए पहले क्या कि यह विधेयक, क्योंकि आपकी परीक्षा में विधेयक अधिनियम छींक आती है यार हर क्लास में। चलो अब जो समझा रहा हूं सब समझिएगा कि जो लव जिहाद विधेयक है उसका नाम याद कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद आपकी परीक्षा में विधेयक से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम हो रहा है उसमें विधेयक से, अधिनियम से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जरा याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में क्या क्या चीजें हैं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 जुलाई 2024 को पारित किया गया। इस विधेयक के तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोष सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अधिकतम आजीवन कारावास, अगर दोष सिद्ध हो गए, अगर दोष पा लिया गया तो आजीवन कारावास का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध पेश किया गया था। तो याद रखिएगा कब? मानसून सत्र के पहले दिन। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहां पर अगला देखते हैं बेटा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको पता है एसएससी ने क्या किया है, किस आईआईटी के साथ ही एसएससी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, साथ ही एसएससी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब वहीं से जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखा जाए भैया, अगला नवीनतम रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत में कृषि उत्पाद निर्यात में, बच्चों क्या मेरे भाई, कृषि उत्पाद निर्यात में, कृषि उत्पाद के बेचने में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। किस शहर में भारत का पहला चिकित्सा उपकरण एक्सीलेंस सेंटर, चिकित्सा उपकरण, भारत का पहला चिकित्सा उपकरण, फिर समझिएगा, भारत का पहला चिकित्सा उपकरण एक्सीलेंस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? बनारस में। 16 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान, याद रखिएगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? प्रयागराज में। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को कहां पर आयोजित किया गया? प्रयागराज में। अगला देखते हैं, अगला ये देख चुके हैं हम लोग, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी पर बन रहा 9.90 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा केबल ब्रिज होगा? प्रयागराज। अगला, हाल ही में किस शहर को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत है ना मॉडल सिटी के रूप में घोषित किया जा रहा है? अयोध्या को। ईरान के इस्फहान में आयोजित, ईरान के इस्फहान, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ईरान के इस्फहान में आयोजित 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो भव्य तिवारी ने। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व का।
अगला, उत्तर प्रदेश सरकार, बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन से एक्सप्रेस वे के किनारे है ना आईएमएलसी स्थापित की जाएगी, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से एक्सप्रेस वे के किनारे आईएमएलसी स्थापित की जाएगी, तो आप कहेंगे गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल। तो याद रखिएगा बच्चों ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आईएमएलसी 5 एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित की जाएगी। आईएमएलसी आगे चलकर और भी एक्सप्रेसवे के किनारे आएगी, लेकिन अभी आपको 5 याद रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 7 शहरों बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर, फिर से याद कीजिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 7 शहरों बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर के 7 नए मेडिकल कॉलेज में कम से कम है ना 600 एमबीबीएस की सीट बढ़ाने की बात कही है, एमबीबीएस कार्यक्रम के तहत। याद रखिएगा, एमबीबीएस कार्यक्रम के तहत, एमबीबीएस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में है ना 7 नए मेडिकल कॉलेज में है ना सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में समझिए। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो एनजीटी का गठन 2010 में किया गया था। एनजीटी का गठन कब किया गया था? 2010 में। ये करता क्या है कि जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, नदियों में प्रदूषण फैलाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाता है, उनके ऊपर केस लगाता है। तो कह क्या रहा है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के अनऑथोराइज्ड यानी अनअधिकृत क्षेत्रों में, यानी जहां पर कूड़ा फैलाने पर मनाही है, उन क्षेत्रों में यदि कोई कूड़ा ठोस अपशिष्ट फैलाता है तो उसको ऊपर क्या क्या लगेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। दूसरा, एनजीटी ने इस पूर्ण प्रतिबंध का आदेश राप्ती नदी के तटबंध पर अपशिष्ट डालने के कारण जल प्रदूषण से होने वाली संबंधित चीजों पर याचिका दायर की है। यानी कि एनजीटी ने यह कदम क्यों उठाया है? राप्ती नदी के किनारे बहुत सारा ठोस अपशिष्ट मिला है, जिसकी वजह से यह उल्लंघन का कदम उठाया गया है ना। और एनजीटी की स्थापना बता चुका हूं कि कब हुई थी। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई। तो याद रखिएगा, एनजीटी की अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी, 2010 में। अगला देखते हैं। अब जरा सा ये समझिएगा, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना। हमने आपसे कहा ना, उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं, परियोजनाएं, विधेयक, अधिनियम, ये सब आपका जो परीक्षा में पूछा जाएगा, वो सब मैं आपका यहां पर क्लियर कराते हुए चलूंगा। अब जरा देखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना के संदर्भ में सारी बातें क्या? भारत और डेनमार्क के बीच में हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत वाराणसी में, फिर सुनिएगा, भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। दूसरा, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का उद्देश्य सतत उपायों का उपयोग करके राज्य की वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना है, क्योंकि जो वाराणसी है वो वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित होती है। जो वाराणसी है वो वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत सरकार तथा डेनमार्क सरकार के बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार, उनके मैनेजमेंट में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी द्विपक्षीय पहल है। किनके बीच में? भारत और डेनमार्क। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? बनारस में। इससे किस नदी का पुनरुद्धार होगा? वरुणा नदी का। और किन दो देशों के बीच में? भारत और डेनमार्क के बीच में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड
फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है ना, क्योंकि रोमियो की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। जरा देखिएगा, एंटी रोमियो स्क्वाड दल के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं। अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए एंटी रोमियो दल को पुनः सक्रिय कर दिया है, ठीक है ना। अभी एंटी रोमियो स्क्वाड ऐसा भी करता है कि कभी कभी दो बच्चे आपस में सही में प्यार कर रहे होते हैं, और वो लोग क्या कर लेते हैं, आपस में प्यार कर रहे होते हैं, है ना, और कहीं पे छुपे होते हैं तो उनको मार पीटा जाता है, वो गलत है। जब तक ना कहे कि हमें छेड़ रहा है तब तक ना मारा जाए, तब तक ना उसको डांटा जाए, है ना। कभी कभी तो मियां बीवी में लड़ाई हो जाती है, तो बीवी कह देती है ये मेरा पति नहीं हमें छेड़ रहा है, तो क्या उसको कूट दोगे धर के, हैं? चलो भाई, तो कह रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। इनका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अंकुश लगाना और उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करना। 14 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, यह डेट बहुत महत्वपूर्ण, 14 अगस्त 2024 को। कब बच्चों? 14 अगस्त 2024 को। कब? 14 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 2021 में। तो याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, है ना, पहली बार 2021 में मनाया गया था, और 2024 का 14 अगस्त को मनाया गया, और अभी 2025 में अगस्त आया नहीं है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक पर्यटन में बच्चों 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है, कि पर्यटन में 5 गुना वृद्धि हो जाए? 2028। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है कि कौन से समय तक, यानी कौन से वर्ष तक उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त 2027 तक हो जाएगा, और 2028 तक पर्यटन में 5 गुना की वृद्धि लाने की लक्ष्य रखा गया है। आप जरा से ये क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कौन बता पाएगा। ये क्वेश्चन करा जाए, जरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करेगी। यानी कि अगर आपके स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, है ना। अगला, अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग से प्रभावित रुद्रप्रयाग जिले में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? जल्दी, कह रहा कौन सा कथन गलत है? नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे कह रहे हैं 1 और 2 दोनों गलत है। बच्चे कह रहे हैं 1 और 2 दोनों गलत है, तो जरा नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, और ये आपका गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया है ना, पैसा दिया है, लेकिन किसको? है ना, रुद्रप्रयाग यानी उत्तराखंड सरकार को नहीं दिया है। केरल के वायनाड जिले में बच्चों, केरल के वायनाड जिले में, है ना, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया है, तो केरल सरकार को दिया है, केरल सरकार को दिया है, ना कि उत्तराखंड सरकार को। तो गलत कौन सा था? तो केवल 2 गलत था। गलत पूछा गया, यहां पर देखिए कौन सा कथन गलत है, तो सिर्फ दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, हैं? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी तक तो मैं देखो ये पढ़ा रहा था, है ना, पॉइंट टू पॉइंट, जिसे कहते हैं रैपिड फायर। तो रैपिड फायर तो आपको पढ़ना ही है बच्चों, रैपिड फायर तो आपको हमारे साथ पढ़ना ही है, साथ ही साथ हमारे साथ क्या करने, क्वेश्चन भी करने, ताकि आपकी आंखें खुली रहे। आगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार 500 से अधिक जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा करी। अब कह रहा है कि क्या क्या इसमें से सही है, पूरी बात। कक्षा 6 और कक्षा 7 के बच्चों को 50 रुपए प्रति माह, और कक्षा 8 के बच्चों को 75 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। क्या ये सही है?
कि 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और कक्षा 8 के बच्चे को 75 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अगला, कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 125 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 175 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। बताओ भैया कौन सा सही है, जल्दी से। और इसके तहत सालाना 50,000 रुपए की आय सीमा हटा दी गई है कि अगर आपकी आय सीमा 50,000 रुपए होगी तो आपको मिलेगा, ये सीम पार्ट हटा दिया गया है कि पहले छात्रवृत्ति उनको दी जाती थी ना, इसमें जिसकी सालाना 50,000 रुपए की आय होती थी उनको नहीं मिलता था, तो ये वाला पॉइंट हटा दिया गया है, ऐसा पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा सही है, ये सही है दोस्तों और तीसरा सही है ना। कौन सा गलत है, कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों को 125 रुपए ना मिलकर 100 रुपया प्रति माह मिलेगा और कक्षा 11-12 के छात्रों को 175 रुपया ना मिलकर 200 रुपए प्रति माह मिलेगा, 200 रुपए प्रति माह मिलेगा। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो आप कहेंगे 1 और 3 सही है। कौन सा सही है बच्चों, 1 और 3 सही है, ठीक है। लो ये वाला भी गलत कर दिया। जब हम अच्छा अब हर बार क्वेश्चन लाएंगे, अब क्या करेंगे, हर बार कुछ क्वेश्चन लाएंगे, इससे पता चलता है कि जो तुम लोग हवा में उड़ते हैं कुछ लोग, अरे हमें आता है हमें आता है हमें आता है ना, इससे बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, आप किताबें ढूंढते रह जाएंगे, मैगजीन ढूंढते रह जाएंगे। मैंने एक एक पार्ट एक एक तरह से सर्च करके उसको टाइप करके आराम से पूरी पूरी रात लग जाती है कंटेंट तैयार करने में, हाँ, तभी तो एसएसजी गुरुकुल जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश बोर्ड की व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश बोर्ड की व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड की व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं, हमको क्या छांटना है, सही छांटना है। देखते हैं भैया, कह रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि एक बिजनेस नाम का जो सब्जेक्ट होगा, है ना, कि जरूरी नहीं है कि हम तैयारी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें, कक्षा 12 पास करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें, उनको बिजनेस करना सिखाया जाएगा, उसके लिए एक नया पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा। तो कह रहा क्या, उत्तर प्रदेश बोर्ड से जो भी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं उनको कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर दूसरा, यह परिवर्तनकारी बदलाव एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल, है ना, जो आपका क्या नाम है, पाठ्यचर्या रूपरेखा है ना, नेशनल पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है के तहत लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को कक्षा 9 में पहुंचने तक विभिन्न व्यावसायिक विषयों में महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करना है। यानी कि कक्षा 6 से अगर शुरू हो रहा है तो कक्षा 9 तक व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा कह रहा है। अगर कौन सा सही है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, इसका आंसर बताया आप लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं, सही पूछ रहा है, बच्चे कह रहे हैं 1 और 3, सर सी लगा दीजिए, सर जी डी लगा दीजिए, तीनों सही हैं। तो मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश बोर्ड की व्यावसायिक शिक्षा को, है ना, मान्यता दी गई है एनईपी 2020 और एनसीएफ के तहत। अगर हम लोग एनईपी की बात करें तो एनईपी पहली आई थी 1968 में, एनईपी दूसरी आई थी 1986 में, एनईपी तीसरी आई है आपकी 2020 में। तो याद रखिएगा, एनईपी पहली यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो पहली कब आई थी 1968 में, दूसरी कब आई थी, है ना, 1986 में, और तीसरी आई थी 2020 में। तो इसमें कहा जा रहा है, तो ये तो सही है, दूसरा वाला तो सही है कि इसे मंजूरी किसने प्रदान करी है, एनईपी 2020 और एनसीएफ ने। अब कह रहा है कि व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा 6 से ही चालू कर दिया जाएगा, ये भी आपका सही है। और ये पाठ्यक्रम कक्षा 9 तक रहेगा, गलत है, क्योंकि ये कक्षा 9 तक नहीं रहेगा, ये कक्षा 12 तक रहेगा, कक्षा 12 तक रहेगा।
तो याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की कक्षा 12 तक जब तक वो नहीं पहुंच जाते तब तक उनको व्यावसायिक विषय पढ़ाए जाएंगे। इसका मतलब है तीसरा वाला आपका गलत हो गया। इसका मतलब सही पूछा है, एक और दो सही है, सिर्फ एक और दो सही है। ए, सिर्फ ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो तुम लोग की दिमाग तो खुला, बत्ती खुली। कठिन तो नहीं है बेटा। उत्तर प्रदेश में कम से कम 1000 घटनाओं को हमें कवर करना है और 10 क्लासों से में इसमें कवर करना है ना। हम कोशिश करेंगे कि 10 क्लास से पहले ही कवर कर दें, 7, 8, 9 में कवर कर दें। लेकिन अगर नहीं हो पाएगी तो 10 क्लास मैक्सिमम मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले, है ना, अगले 120 घंटे के भीतर भीतर मैं कंप्लीट कर दूं। अगले 120 घंटे के भीतर भीतर मैं ये पूरी क्लासेस कंप्लीट कर दूं, उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर दूं, है ना। इसके बाद YouTube पे भी देखा जाएगा। YouTube पे क्वेश्चन ही करवा देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप पेड बैच में हैं तो इसलिए आपको ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है ना। चलो बच्चों, अब देखो जरा सा, उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के बारे में कौन सा कथन गलत है। आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बच्चों आप गलत करोगे। आप 100% बता रहे हैं मेरे भाई, 100% बता रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन गलत करोगे। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे आपको पता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे बनाया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, यह बात आपको पता है। अरे तुम लोग पढ़ो जरा, उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने जा रहा है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। पार्क से रोजाना 590 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों ओर किनारों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 30,000, है ना, पौधे लगाए जाएंगे। अब बताओ, तो आप कहेंगे आपका आंसर आया, कुछ आंसर नहीं आता तुम लोगों का। आप जरा सा देखने की कोशिश कीजिए। कह रहा गलत कौन सा है, गलत। तो भैया पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 590 मेगावाट की बिजली नहीं पैदा होगी। कितनी मेगावाट की पैदा होगी? 450 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। और कितने हजार पौधे लगाए जाएंगे? 30,000 नहीं, 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। तो पूछा गया है गलत कौन सा है, तो केवल तीसरा गलत है, सी वाला गलत है, बाकी सब सही। सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसमें भी तुम लोग फंस गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, अब रैपिड फायर में आते हैं, है ना। बीच बीच में मैंने क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपकी आंखें खुल जाए। बीच बीच में क्वेश्चन डालें। अब रैपिड फायर खेलते हैं, रैपिड फायर। चलो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा राज्य को वैश्विक आईआईटी हब, सॉरी वैश्विक आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा राज्य को वैश्विक ग्लोबल आईटी हब बनाने के लिए 5 जिलों को आईटी और आईटीएस सेक्टर प्रमुख केंद्र में विकसित किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के वो जिले कौन से हैं जिनको ग्लोबल आईटी, है ना, के तहत विकसित किया जा रहा है, ग्लोबल आईटी हब बनाया जा रहा है, तो वो 5 जिले कौन से हैं बच्चों? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, कानपुर। अब जरा सा इसमें से मैं और भी चीजें बताता हूं कि बच्चों जो गौतम बुद्ध नगर है इसको आईटी और आईटीएस के रूप में बड़ी प्रसिद्धि दी जाएगी। आईटी और आईटीएस के रूप में बहुत बड़ी प्रसिद्धि दी जाएगी। बात की जाए लखनऊ को, तो लखनऊ को एआईएमएल के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा केंद्र लखनऊ होगा। बनारस और प्रयागराज, अच्छा यहां पर आ जाओ, सॉरी। इसके बाद कानपुर को रोबोटिक्स के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकसित किया जाएगा।
रोबोटिक्स। कानपुर को बच्चों रोबोटिक्स के मामले में सबसे आगे रखा जाएगा, तो याद रखिएगा कानपुर को रोबोटिक्स के मामले में, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, और बाकी है ना, बाकी आपका जो लखनऊ क्या नाम है, प्रयागराज है, और जो आपका बनारस है और गौतम बुद्ध नगर है, इसको आईटी और आईटीएस के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की निवासी कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इसरो और अमेरिका के संयुक्त मिशन यानी इसरो और नासा के संयुक्त मिशन गगनयान के लिए चुना गया है। बिल्कुल सही, मतलब ये तो पॉइंट टू पॉइंट है, तो सही है। अब रोडवेज की जो बसें होंगी उनके इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए और वो एवरेज सही दें, तो उत्तर प्रदेश सरकार उनमें क्या मिलाएगी? अब यूरिया। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों का इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाएगा इंजन परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। इंपॉर्टेंट हो गया। अगला, अब जरा ये क्वेश्चन करो, करो जल्दी बच्चों, ये जल्दी से क्वेश्चन करो। जल्दी। भारत के पहले एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एआई का जनक कौन है? जॉन मकार्थी। कौन है भैया? जॉन मकार्थी। और एआई लैंग्वेज कौन सी है? प्रोलॉग, लिस्प, है ना। चलो आगे बढ़े। अगला, भारत के पहले एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन क्या है भैया? सही है। 4 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारत के पहले एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। बेटा भारत का पहला एआई आंगनबाड़ी, भारत का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी, एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र, भारत का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र मुरादाबाद में खोला गया। अगला देखते हैं भैया, इस एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हमको सही छांटना है, सर सी लगा दीजिए, 1 और 2 दोनों। प्रिंसू कह रहे हैं सी लगा दीजिए, पेट बैच के सारे बच्चे कह रहे हैं सर सी लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। हमको क्या छांटना है? सही छांटना है। हमको क्या छांटना है बच्चों? सही छांटना है। तो आपका ये गलत हो गया, आपका ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। यानी इनमें से सही कौन सा है? कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। बेटा भारत का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो गाजियाबाद के गांव मोरटी में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। आप यहां पे ये मान के चलिए कि गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। और कब खोला गया है आपका, कब उद्घाटन किया गया ये पूछा जाए तो 4 अगस्त को किया गया। ये भी गलत दिया गया है, 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2024 को। और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं किया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था। उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। तो चलिए आपका ये भी गलत हो गया, आंसर होगा डी। दोनों ही क्या है बच्चों? दोनों ही गलत हैं। सही बता दिया। तो भारत का पहला एआई आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर बनाया गया? गाजियाबाद में। और इसका उद्घाटन कहां पर किसने किया? तो आप कहेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश की। और कब खोला गया? 4 अगस्त 2024 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताइए। अब तो ये तो कर ही लेंगे। कह रहा है 15 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। 8वीं बार, यहां पर इस पर फोकस कीजिएगा, 8वीं बार। इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगातार इतनी लंबी अवधि तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया है। यह तो सही है, लेकिन यहां पर क्या 8वीं बार ध्वजारोहण? आप कहेंगे जी हां, दोनों ही आपके क्या है? सही हैं। 1 और 2 दोनों ही सही हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला करो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अभी काम करते हैं रैपिड फायर में आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, रैपिड फायर में आते हैं, ठीक है ना। हम अगली बार क्या करेंगे कि 3 स्लाइड रैपिड फायर की
और 2 स्लाइड क्वेश्चन की, फिर रैपिड फायर, फिर है ना ऐसे लाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा अब प्राइवेट एफएम का उद्घाटन किया जा रहा है। याद रखिएगा, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले बताओ हमको। एफएम, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जब रेडियो टूट जाता है तो उनके पापा घुमा के कोहनी कोहनी मारते हैं, तो हो जाता है मार्कोनी। क्या हो जाता है? मार्कोनी। एफएम का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएम, कौन बताने वाला है? हमारे बच्चे कह रहे हैं सर एफ से पता है फ्रीक्वेंसी, एम से नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता? मॉडम का फुल फॉर्म पता है? मॉडम, मॉडम जानते हो? मॉडम पहले उसमें सिम लगता था, इंटरनेट चलाया जाता था उससे, है। तो बस जैसे अगर आपको मॉडम का फुल फॉर्म पता है तो वहीं से चुरा लेना है आपको। जैसे ये होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, वैसे एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। तो कह रहा है ना, आपसे क्या कह रहा है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्राइवेट एफएम रेडियो चरण 3 नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 32 शहरों में, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बच्चों? 32 शहरों में कुल कितने प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने के जाएंगे? 100। उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइकिल चलाने के लिए स्कूली बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है? मिर्जापुर ने। तो साइकिल चलाने के लिए स्कूली बच्चों को, यानी जो स्कूल से जाते हैं साइकिल चलाकर, उनको हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया है मिर्जापुर ने। बेटा अब देखिए यहां पर समझिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो कांस्य पदक विजेता हॉकी को रहे, उसमें से प्रत्येक खिलाड़ी को कितने रुपए देने की बात कही थी? 1 करोड़ रुपया। और उत्तर प्रदेश के वो खिलाड़ी जो सिर्फ पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे, उनको 10-10 लाख रुपया। समझ में आ गया? अगला, उनको कितना? 10-10 लाख रुपया। अब जरा से ये क्वेश्चन करो जल्दी से, अब ये क्वेश्चन करो, कौन करेगा? जल्दी करो, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, फटाफट से। अभी आंसर नहीं आया है? करो सब लोग, करो फटाक से। हाँ, 1 करोड़ रुपया कितने लोगों को मिला? उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी को मिला, ये भी बता दो। अच्छा ये भी बता दो, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी को मिला? तो यहां पे 2 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के जिनको 1-1 करोड़ रुपए मिला हॉकी से संबंधित। तो बताइए उत्तर प्रदेश के वो 2 खिलाड़ी कौन से हैं? ये होमवर्क दे देता हूं, कुछ तो तुम लोग करो, कुछ तो करो, वरना कल मैं बताऊंगा फिर। 2 खिलाड़ी ये भी बता दिया मैंने आपको। ये बताओ, यहां पे ये क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत में, पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत में अब तक 53 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है 9.46 करोड़ खातों के साथ, और इसमें महिलाओं के खाते सबसे ज्यादा हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में, मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, आपको पता है। अब अयोध्या को भी किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद एक तो आपका क्या है, पीतल नगरी है। तो भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क क्या मुरादाबाद में बनेगा? और ये तो सही है, ये तो सही है, मैं 2-3 दिन से बता रहा हूं, ये भी आपका सही है। कह रहा कौन सा सही है? दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही। बोथ आर करेक्ट। दिव्या जी गलत हो गया, बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर रैपिड फायर करेंगे।
सर आपसे कोर्स ले रखा है, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, मुझे पता है ले रखा है तो अच्छी तैयारी हो रही है। उनको समझाओ जो पड़े हैं किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। स्टार्ट करते हैं अगला। अगला देखते हैं भैया, यहां तक आपको बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बनारस और लखनऊ के, ये हो चुका ना, बनारस और लखनऊ के जीआई टैग उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? बनारस की पवित्र मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की अद्वितीय मूर्तियों के लिए जीआई रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया गया है। बिल्कुल, बनारस में जो गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी से बनाई मूर्ति है उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है कि इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही लखनऊ के क्ले क्राफ्ट और मेरठ के प्रसिद्ध बिगुल को भी, मेरठ के प्रसिद्ध बिगुल को भी, है ना, चेन्नई में जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां पर रजिस्ट्रेशन दिया गया है, यह भी सही है। लखनऊ के क्ले क्राफ्ट और मेरठ के बिगुल को भी रजिस्ट्री के लिए भेजा गया है। अभी तक बनारस सबसे बड़ा जीआई टैग है, जी हां, और लगभग 32 उत्पाद अभी तक लिस्टेड हो चुके हैं, 2 और बढ़ा देंगे तो 34 हो जाएंगे, तो लगभग यहां पर ये सभी सही है। आगे बढ़ते, अब जरा से देखिए नैनो मेडिसिन, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसके बारे में समझना है आपको कि व्हाट इज नैनो मेडिसिन, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए जो जीआई टैग प्रदान करता है उसका ऑफिस कहां पर है, रजिस्ट्री कार्यालय कहां पर है, तो चेन्नई में है, याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगला, नैनो मेडिसिन के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा लेकिन आरओ यूपीपीएससी ऐसे प्रश्न में, ऐसे पेपर में बहुत आता है प्रश्न। याद रखिएगा आईआईटी बीएचयू, एक तो आईआईटी बीएचयू और एक आईआईटी कानपुर गर्दा उड़ा है, आपको पता है। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू के बायोमेडिकल इंजीनियर स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाइक, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाइक और उनकी रिसर्च टीम ने ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शियस डिसीज के प्रबंधन के लिए कम लागत वाली नैनो मेडिसिन विकसित की है। तो किसने? डॉक्टर प्रदीप पाइक और उनकी रिसर्च टीम ने, जो कि आईआईटी बीएचयू संबंधित है। नैनो मेडिसिन को कठोर परिस्थितियों यानी अत्यधिक तापमान में भी, है ना, स्टेबल पाया गया है और यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सहायक है। यह नैनो एंटी माइक्रोबियल तत्व अकार्बनिक धातु यौगिक है जिसे नैनो मेडिसिन कण का आकार 3.5 नैनोमीटर है। इसको याद कर लो, रट्टा मार लो, 3.5 नैनोमीटर माइक्रोबियल कण को रोकती है। फिर इसके बाद डॉक्टर प्रदीप पाइक, आईआईटी बीएचयू, बस इतना याद रखना है। अब जरा ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन है, भारत के पहले भक्ति वेदांत, भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र, भारत का पहला भक्ति वेदांत, भारत का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र, आपको पता है स्वर वेद मंदिर कहां पर है? बनारस में। भारत कला भवन कहां पर है? बनारस में है। चलो देखते हैं भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र के बारे में कौन कौन सी चीजें सही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र शुरू किया जाएगा। भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र भारत का पहला प्रयागराज में स्थापित होगा। पहली बात यह हो गई। फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है। अगला, इस बहुमंजिला केंद्र में 12 विभाग खोले जाएंगे जहां भजन कीर्तन से लेकर पुजारियों को मंत्रोच्चारण तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कह रहा है इसमें से कौन से सही हैं? जल्दी, भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र के बारे में बताना है। सर 1 और 2 सही हैं, सी लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। चलिए देखते हैं इसका लोकार्पण। अब देखिए ये सही है, भारत का पहला वेदांत सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में बनाया जा रहा है, यमुना नदी के बलुआ घाट के किनारे, और इसके लोकार्पण के लिए
किसको आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को ना करके किसको किया गया है? योगी आदित्यनाथ जी को। इसके लोकार्पण के लिए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम, इनको आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ इसमें 12 विभाग खोले जाएंगे जहां पर भजन कीर्तन से लेकर सारी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। सही कौन सा है? 1 और 3। ए इसका सही उत्तर था। चलो रैपिड फायर में आते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं लाया हूं, एक भी क्वेश्चन आप स्पर्श नहीं कर पाए हैं कि कोई भी क्वेश्चन सही बता दें। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। एक भी प्रश्न पेपर के बाहर जाएगा नहीं, कि जाने ही नहीं देंगे। अगर जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के करंट अफेयर आएगी उत्तर प्रदेश की, तो यहीं से आएगी, अन्यथा कहीं से नहीं आएगी। ज्यादा होगा तो जनवरी से जून तक की भी एक पढ़ा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, कानपुर में स्थित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के लाइफ साइंस विभाग में फैकल्टी का नाम है डॉक्टर राकेश शर्मा के शोध के बाद अब भूसे से इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज होगी। भैया अब भूसे से इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज होगी, तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, यहीं से हमने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डबल पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया है ना? तो यहीं से किया है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है। डॉक्टर राकेश शर्मा, है ना, भूसे से इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज होगी, ऐसी डिवाइस बना दी है। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने की बजाय मक्के से, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने की बजाय मक्के से एथेनॉल तैयार करने की योजना बना रहा है। अगला, रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के कंट्रोल रूम व कार्यालयों के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से ही इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, और ये सारे कमांड सेंटर राम मंदिर की थीम पर होंगे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है, महिलाओं के द्वारा जो उद्योग स्थापित किया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश को सेकंड रैंक मिली। उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक मिली है बच्चों? सेकंड रैंक। हाल ही में प्रतिष्ठित मीडिया समूह मूड ऑफ द नेशन सर्वे में, मूड ऑफ द नेशन सर्वे में योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पसंदीदा चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया उन्होंने। आईआईटी बीएचयू ने गंगा नदी में 2 नए शैवालों की खोज करी है। बेटा याद रखिएगा, आईआईटी बीएचयू ने क्या किया है कि गंगा नदी में 2 नए शैवालों की खोज की है, और वो गंगा नदी के मल मूत्र को, है ना, साफ कर रहा है। उसका नाम दिया गया है VSVM1 और VSVM2। ठीक है, और आपको पता है गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो सभी सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देते हैं। T2 नाम का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ई रजिस्ट्री करने के मामले में, अब रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस ना जाइए, ई रजिस्ट्री करने, सॉरी, रजिस्ट्री जो होती है वो नहीं, एक उसमें होती, क्या नाम है, पहले मुहर मार के और ऐसे हाथ से होती थी। अब क्या है, कैमरे के सामने आओ, अंगूठा लगाओ, स्कैनर दो, ये वाला। तो ई रजिस्ट्री करने के मामले में उत्तर प्रदेश, है ना, दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। तो देखिए कह रहा है दूसरा राज्य, ई रजिस्ट्री करने के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राज्य की पहली ड्रोन चौकी, उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में, याद रखिएगा, लखनऊ में पहली ड्रोन चौकी स्थापित की जा रही है। अगला, उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी, है ना, और आपको पता होना चाहिए कि जब ये क्या नाम है 18 जून 2025 आया, है ना, तो उसने अपने 25 वर्ष कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो यानी कल से कंप्लीट हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर 2024 को खेल को बढ़ावा देने के लिए 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश सरकार कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है? 18। अगला देखते हैं, इसके बारे में बताइए, सिग्नेचर ब्रिज के बारे में कौन सा सही है? सिग्नेचर ब्रिज बताओ बच्चों।
सिग्नेचर ब्रिज। बेटा सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में बनारस के राजघाट पुल की आयु खत्म होने के बाद जल्द ही बनारस में, है ना, क्या बनाया जाएगा? सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, राजघाट पुल जब टूट जाएगा, जब ये समाप्त हो जाएगा बनारस का, तो इसके स्थान पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। यानी ये वाला आपका सही है। गंगा नदी पर बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज 6 लेन सड़क और 4 लेन रेलवे ट्रैफिक या रेलवे ट्रैक वाला देश का पहला पुल होगा। फिर याद रखिएगा, गंगा नदी पर बनने वाला ये सिग्नेचर जो ब्रिज है, इसमें 6 लेन की सड़क होगी और 4 लेन का आपका रेलवे ट्रैक होगा, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला पुल होगा। ओके, इस पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2030 में पूरा होगा। ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका कार्य पूरा होगा 2028 में। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2028 रखा गया है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है। 1 और 2 सॉरी, 30 का सही उत्तर है। तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला गलत है, 1 और 2 सही है। अगला करेंगे। अब अगला पढ़ेंगे रैपिड फायर। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए कितने रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो आप कहेंगे सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए 30,000 करोड़ रुपए के साथ बनाया जाएगा। 900 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और नोएडा में बनाया जा रहा है। देखिए, सुरक्षित डेटा भंडारण ये जो सेंटर है कहां स्थापित होगा? नोएडा में। कितने मेगावाट? 900 मेगावाट। और कितने करोड़ रुपए की लागत से? 30,000 करोड़ रुपए की लागत से। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5,000 आबादी वाले प्रत्येक ग्राम को, है ना, सौर गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया गया है? अयोध्या। 5,000 से ऊपर की आबादी। याद रखिएगा, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ जी ने कहां किया? आगरा में। जितेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आईटीबीआई की स्थापना की है? आईटीबीआई मतलब क्या है? ऐसे विद्यार्थी जो आईआईटी की कर रहे हैं, पीएसआईटी से कहते हैं क्या इसको? हम लोग कानपुर वाले जान रहे होंगे, पीएसआईटी कहते हैं इसे, प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, है ना। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी चलाते रहो, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, और कौन कौन से बिजनेस होंगे उसके आइडिया डेवलप किए जाएंगे। चलो, उत्तर प्रदेश की एग्रीटेक नीति बेटा याद रखना है आपको। ये हो गया। अगला, हाँ, उत्तर प्रदेश की एग्रीटेक नीति 2024 के बारे में आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण बेटा, एग्रीटेक नीति ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की एग्रीटेक नीति यानी एग्री टेक्नोलॉजी यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है, जरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और कृषि को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को अनुमोदित किया। कब बच्चों? 2 जुलाई 2024 को। यानी ये तो आपका सही है। यह नीति 2024-25 से ही प्रभावी हो गई है। यह भी आपका सही है। और ये पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी, ये भी सही है। इस नीति के क्रियान्वयन में 7 वर्षों में 45 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। यानी उत्तर प्रदेश की जो एग्रीटेक नीति है, इसमें 7 वर्षों में 45 करोड़ रुपए लग जाएगा, ये बता रहा है। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत। तो एग्रीटेक नीति के संदर्भ में तीसरा वाला गलत है, क्योंकि 7 वर्षों का लक्ष्य नहीं रखा गया है, इसमें 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। तो 7 गलत हो जाएगा। 45 करोड़ रुपए नहीं है, इसमें 21.65 करोड़ है। 21.65 करोड़ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, तीसरा वाला आपका गलत है। तो पूछा क्या था? सही पूछा था। 1 और 2 सही है। चलो भाई, नहीं 22 करोड़ नहीं, एग्जैक्ट डेटा याद रखो, 21.65 एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। अगला ये देख लो जरा सा, उत्तर प्रदेश की ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यूपी SSC वाले विद्यार्थी ये सब पर थोड़ा फोकस करेंगे।
और एजीटीए वाले अगर कोई विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर से संबंधित तो वो बहुत ज्यादा फेमस करेंगे। एजीटीए वाली एग्रीटेक नीति हो गई, ये वाली नीति हो गई, इसको जरा फोकस करेंगे, ठीक है। पढ़िए, पूरी बातें लिख दी हैं यहां पे। उत्तर प्रदेश की पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति के बारे में समझिए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा ये भी 2 जुलाई 2024 है और ये भी 2 जुलाई 2024 है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति 2024 से 2029 तक क्रियान्वित की और इसको स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य क्षेत्र में सांद्रित आहार की कमी से जुड़े हुए जोखिमों को कम करना और संतुलित आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाना। इस नीति को 5 वर्ष के बाद मूल्यांकित किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार अगर होगा तो बदला भी जाएगा। इंपॉर्टेंट। आज का अंतिम बच्चों, आज का अंतिम है मेरे भाई, इसको करो जल्दी से। आज का अंतिम है, इसको करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 सितंबर 2024 को गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु का उद्घाटन कहां किया? आपको पता है गिद्ध संरक्षण और जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां बनाया गया है? महाराजगंज में। ये तो हम लोग को पता है सर, ये महाराजगंज। तो महाराजगंज इनमें से कौन से वन प्रभाग के अंतर्गत आएगा? जो महाराजगंज है यहां पर बनाया गया है वो तो हम लोग को पता है, लेकिन ये किस वन प्रभाग के अंतर्गत आएगा? तो गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत आएगा। किसके बच्चों? गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत आएगा। अगला 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल। और एक और बात बताइए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पहली, है ना, बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया था? बताइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पहली महिला बालिका या बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया था? मथुरा बता रहे, मथुरा के अंदर बताओ, मथुरा है कि वृंदावन है? ये बताइए, मथुरा है कि वृंदावन है? बताइए। आंसर आया? हाँ, तो गोरखपुर में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया, आपको ये पूछा जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बच्चों पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला, है ना, सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया? गोरखपुर में, है ना। और इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति ने किया। यही तो क्वेश्चन फंसा दिया। सब लोग लगाएंगे क्या बच्चों? सब लोग क्या लगाएंगे? सब लोग लगाएंगे योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी। और आंसर क्या लगा देना है बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन और भी है क्या? चलो छोड़ो, यहां से क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पहली महिला बालिका सैनिक स्कूल कहां खोला था? सबका उत्तर आ गया है, वृंदावन। आगे बढ़े। तो आज के लिए फिर इतना काफी है। आज के लिए बच्चों इतना काफी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जी। बिना रिवीजन की चीजें खराब है, रिवीजन नहीं करेंगे तो याद ही नहीं होगा। कल भी मैंने क्लास जब पढ़ाई थी और आप लोग लगा बहुत सारा पढ़ा दिया है, तो फिर रिवीजन करवाया जब मैंने, तो रिवीजन के बाद आपको सारी चीजें याद हो गई। तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए, आईआईटी बीएचयू ने लैब ऑन चिप बनाई है जो बीमारी को पहले पकड़ लेगी होने से पहले।
बोनी कपूर के निर्देशन में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाई जा रही है ग्रेटर नोएडा में। NISCH का पहला मामला नोएडा PGICH में देखा गया। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 शहरों को चुना गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर आगरा और प्रयागराज हैं। पहला सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, और किसके सम्मान में? नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में, जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1988 में थे। DRDO ने अपना एक्सीलेंस सेंटर IIT कानपुर में खोला है, और नया राडार और सैन्य संचार परीक्षा केंद्र भी वहीं पर खोला गया है। साथ ही SSC IIT कानपुर के सहयोग से SSC ने तैयारी करने के लिए बनाया है। कृषि उत्पाद निर्यातन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान। पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर बनारस में खोला गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित किया गया। सबसे लंबा केबल ब्रिज प्रयागराज में बनाया जा रहा है। सोलर ऊर्जा नीति के तहत एक नया क्षेत्र शामिल कर लिया गया अयोध्या को, और अयोध्या के हर गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा सोलर सिटी के रूप में, और 5000 की आबादी से ऊपर वाले क्षेत्र को। 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में रजत पदक जीता है भव्य तिवारी जी ने। बाघ मित्र कार्यक्रम पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हुआ। IMLC इन 5 एक्सप्रेसवे पर बनाई जाएगी। IMLC जो है, हाँ, तो IMLC क्या है भैया? IMLC जो है वो 5 एक्सप्रेसवे पे बनाई जाएगी, गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल। जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है वो 7 शहरों में नई MBBS सीटें जोड़ेगा। बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर। NGT के बारे में बता दिया है, जुर्माना 5000 से 50,000 रुपए। यह बता दिया बनारस में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। वरुणा नदी का पुनरुद्धार होगा। भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता है। एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनः सक्रिय कर दिया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2021 में पहली बार मनाया गया। 2024 में 14 अगस्त को मनाया गया। पर्यटन में 5 गुना बढ़ावा 2028 तक है। मलेरिया उन्मूलन 2027 तक है। फिर यहां पर ये बातें हम लोग कर चुके हैं। फिर यहां पे रैपिड फायर ये सब बता चुका हूं मैं आपको। हाँ, वैश्विक IT हब के रूप में 5 जिले चुने गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज और कानपुर। शुभांशु शुक्ला गगनयान में शामिल होंगे। यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है रोडवेज बसों में। पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में खोला जाएगा, और इसका जो खोला गया है इसका उद्घाटन आनंदीबेन पटेल ने किया था। ये भी दोनों सही थे, आपके पता ही, आपको ये आपको सही पता ही है। यहां पर ये पॉइंट याद कर लो, मुरादाबाद शहर में पहला संविधान पार्क बनेगा 9.5 करोड़ रुपए की लागत से। 100 शहरों में स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 32 शहरों में 100 रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मिर्जापुर ने कहा बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको हेलमेट पहनाना जरूर है। 1 करोड़ रुपए दिया गया आपको। जो भी पेरिस ओलंपिक में हॉकी में भाग लिए थे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी थे, उनका नाम बताइए। बाकी GI टैग बता चुका हूं आपको। प्रोफेसर प्रदीप पाइक ने अब कहा है कि मैंने नैनो मेडिसिन बनाई है, और ये 3 से 5 नैनोमीटर की होगी और सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकेगी। प्रयागराज में भारत का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। इसमें 12 विभाग होंगे। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। राकेश शर्मा ने कहा है कि भैया इलेक्ट्रिक डिवाइस से चार्ज होगी। अब आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज होगी भूसे से। ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से संबंधित टीचर हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने के बजाय मक्के से एथेनॉल तैयार करेगा। मूड ऑफ द नेशन में योगी आदित्यनाथ जी को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया। VSVM 1 और 2 ये सवाल हैं जो IIT BHU ने गंगा नदी में खोज निकाली है। ई रजिस्ट्री कराने वाला उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। उसी प्रकार से महिला द्वारा स्टार्टअप में भी दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। पहली ड्रोन चौकी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली जाएगी। पहली AI यूनिवर्सिटी भी लखनऊ में खोली जाएगी। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार 18 फुटबॉल स्टेडियम खोलेगी। राजघाट पुल की आयु खत्म होने के बाद सिग्नेचर ब्रिज खोला जाएगा, और ये 2028 में पूरा हो जाएगा। इसमें 6 लेन सड़क और 4 लेन की रेलवे ट्रैक होगा। सुरक्षित डेटा भंडारण 900 मेगावाट नोएडा, 30,000 करोड़ रुपए की लागत, ये बता चुका हूं। दुर्गादास राठौर की प्रतिमा आगरा में लगाई गई। ITBI की स्थापना PSIT कानपुर में की गई है। एग्रीटेक नीति के बारे में हम बात कर चुके हैं। 5 वर्षों के लिए 21.65 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे।
2024 से 2029 तक इसका पॉइंट है और 5 वर्षों के बाद मूल्यांकन किया जाएगा। महाराजगंज में जटायु संरक्षण केंद्र प्रजनन केंद्र है और ये गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में खोला गया है और जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया, जबकि वृंदावन में पहले खोला जा चुका है, वो भी महिलाओं का पहला। ये क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन है होमवर्क का, इसका आंसर बताइएगा। मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। एक उत्तर प्रदेश के वो खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे हॉकी में, उनको 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। और ये होमवर्क ये बहुत फेमस है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सरकार पैसा दे रही है ना, बस वो सरकार की बदनामी नहीं करेंगे, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। ठीक है, तो बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना काफी है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगली क्लास आपकी शेड्यूल कर दी गई है, मैं क्लास पहले शेड्यूल कर देता हूं। क्लास शेड्यूल कर दी गई है, जैसे कंटेंट तैयार हो जाएगा मैं क्लास तुरंत ही स्टार्ट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट कभी कभी क्या क्लास लेट हो जाती है या क्लास हटानी पड़ती है क्योंकि कंटेंट नहीं तैयार हो पाता है। गूगल पे कितना सर्च कर करके एक एक वेबसाइट पर जा जाकर एक एक मैगजीन को देखकर सबको देख देख कर एक एक करके उसको निकालना, उसको सजोना, टाइप करवाना, किनारे लगवाना बड़ी बात है। कल मैंने उत्तर प्रदेश की एक पहली क्लास ली थी, उसमें मैंने एक छोटी सी माइनर सी गलती हो गई थी, उसको सुन लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के काशी से यानी बनारस से 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई थी, है ना। और मैंने कहा था कि 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी की जाएगी, तो जारी की गई, तो वो 5 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी गई थी। मैंने वहां पे 2025 लिख दिया है। अब तो 20वीं किस्त आएगी ना, अक्टूबर में 20वीं किस्त आएगी। 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से जारी की गई थी, तो वहां पे 2025 जगह 2024 लिख लीजिएगा, है ना, तो अब 20वीं आएगी। तो एक छोटा सा माइनर का मिस्टेक था, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिर इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, थक भी गया हूं। और आप सभी लोग अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो जो भी आपके मित्र हैं, बंधु हैं, भाई बहन हैं, उन सभी लोगों को पेड बैच में जरूर शामिल करो, पेड बैच में जरूर इनरोल कराओ। उन सभी को वो सब चीजें मिलती हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं। इससे बाहर नहीं जाएगा, बेस्ट कंटेंट बेस्ट मैटर के साथ आपको पढ़ाया जाता है। और एक बार आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, विश्वास मानिए कहीं पर मन नहीं लगेगा आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।